आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉ पढ़ने वाले हैं और इस लॉ को ऑलमोस्ट हर कोई जानता है, इवन जो साइंस नहीं पढ़ता है वो भी जानता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ है ना। हम देखिए अक्सर लोग बोलते रहते हैं तुमको कोई एक थप्पड़ मारा, तुम उसको वापस एक थप्पड़ मारते हो और बोलते हो फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। समझाने के लिए इसे हम काम निपटा लेते हैं। वो तो हर कोई बोलता है, लेकिन हम लोग क्या समझते हैं भाई थर्ड लॉ। पहले थर्ड लॉ का स्टेटमेंट को लिखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग लॉ है। और इससे काफी दूसरी चीज आगे निकल के आएंगे। तो क्या कहता है लॉ? फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड opposite रिएक्शन। ये हो गया न्यूटन थर्ड लॉ। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या ये लॉ आपको कभी सुनने में आया था? ये मतलब सबको मालूम है। तो स्किप करें, नेक्स्ट चले। समझ में आ गया? स्किप कर जाए। फोर्थ लॉ पढ़ते हैं। और न्यूटन जी महाराज तो बताया नहीं फोर्थ लॉ है ना। फोर्थ लॉ तो एक मिनट थोड़ा। हाँ हेलो नमस्कार। चेक दे दीजिए विशु को। तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है। अब इसमें क्या बता सकते हो एक्शन का मतलब क्या है? व्हाट इज एक्शन? इट्स वर्क, एनर्जी, पावर, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम। क्या है? फॉर व्हिच देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। फोर्स। एक्शन इज फोर्स। देन व्हाट इज रिएक्शन? रिएक्शन इज आल्सो ए फोर्स। नहीं, लेकिन हम हर एक्शन के लिए क्या हम ऐसे कह सकते हैं फॉर एवरी फोर्स देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स? जैसे जैसे मैं कहूँ कि सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक ब्लॉक रखा गया है। अब इस ब्लॉक को मैंने एक फोर्स लगाया। कैसा फोर्स लगाया? सपोज आई अप्लाई ए फोर्स लाइक दिस। व्हेन आई अप्लाई ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन्स ऑन दिस ब्लॉक, डोंट यू थिंक द ब्लॉक विल आल्सो गिव मी बैक ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन्स? मैं दे रहा हूँ 10 न्यूटन, वो दे रहा है 10 न्यूटन। फुस 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 कैंसिल हो जाना चाहिए दोनों को। और जब ये हम इसको फोर्स लगाते हैं तो हम अक्सर देखते हैं कि जो ब्लॉक के ऊपर हमने फोर्स लगाया, बिकॉज ऑफ माई एक्शन इट इज मूविंग। ये ब्लॉक आगे जा रहा है। इसका मतलब मैं जो एक्शन दे रहा हूँ और वो जो रिएक्शन दे रहा है तो एक दूसरे को काउंटर नहीं कर रहे। इसका मतलब मेरा एक्शन रिएक्शन से ज्यादा है। लेकिन लॉ कहता है देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। है ना खतरनाक। यहाँ पर कोई चीज रखा हुआ है, मैंने इसके ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लगाया। जब मैं 10 न्यूटन लगाया वो मेरे ऊपर कुछ रिएक्शन दिया, लेकिन फिर भी मैं इसको ढकेल के आगे ले गया। मतलब माई एक्शन इज मोर देन द रिएक्शन, बट द लॉसेस एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड यू से देयर ऑपोजिट। टू इवन मोर कंफ्यूज यू, आई कैन गिव यू वन मोर एग्जांपल। Here I showed that action and reaction are not equal. I am confusing you through another statement. Suppose I throw a ball onto this floor. जब मैं बॉल को इसके ऊपर फेंकूंगा कि ये टकराएगा, given action, and the ball will jump because of the reaction. Do you think this direction and this direction are opposite to each other? Then you say action and reaction are equal. We see they are not equal. They are opposite, not opposite. तो न्यूटन को क्या हुआ था कि ऐसा उल्टा पुल्टा लॉ बता के छोड़ दी। जो चीज सबसे आसान लग रहा है वो कितना कंफ्यूजिंग है, देख रहे हो। मतलब न्यूटन तो बोले सही, हमें समझने में गड़बड़ है कि एक्शन क्या है रिएक्शन क्या है। समझ में आया? तो अब न्यूटन थर्ड लॉ हमें पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए ना। हाँ, समझ में आ गया कि जो हमें जो समझ में आया था
वो हमारे किसी काम का नहीं है। हमें तो दिख रहा है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर नॉट इक्वल नॉर अपोजिट, ऐसा भी कैसे सोच सकते हैं? तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्शन एंड व्हाट इज रिएक्शन एंड हाउ द लॉ इज इनकॉर्पोरेटिंग दिस टू टर्म्स एक्शन एंड रिएक्शन। आपको मालूम है कि जब भी हम किसी बॉडी के ऊपर एक फोर्स देना चाहेंगे, सपोज एक फोर्स इज टू कम टू प्ले, तो दो चीजों की जरूरत होता है कि एजेंट जो फोर्स लगाता है, एक ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर फोर्स लगाता है कि नहीं? कोई फोर्स एक्शन में आने के लिए एक एजेंट चाहिए जो फोर्स लगाएगा, ऑब्जेक्ट चाहिए जो जिसके ऊपर फोर्स लगेगा। अगर हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक आदमी है, वो किसी एक ब्लॉक को पुश करके ले रहा है, तो आप कहोगे ये जो आदमी है हो गया एजेंट और ये ब्लॉक हो गया ऑब्जेक्ट। The आदमी is giving a force on the object and the object is moving. इनमें से किसी एक को गायब कर दो तो फोर्स हो सकता है, आदमी को भगा दिया, कौन देगा ब्लॉक के ऊपर फोर्स? ब्लॉक को भगा दिया, आदमी किसको मारेगा? दोनों होना जरूरी है। सो फॉर एनी फोर्स टू कम इनटू प्ले देयर मस्ट बी एन एजेंट एंड एन ऑब्जेक्ट। आया समझ में? तो एक्शन क्या है? एक्शन क्या है? एक्शन इज फोर्स अप्लाइड by agent on the object। एक्शन क्या हो गया? फोर्स अप्लाइड बाय द एजेंट ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्शन। रिएक्शन क्या है? रिएक्शन इज जब ये आदमी ब्लॉक के ऊपर कुछ फोर्स दिया, he was in contact with the block, at the contact point the block must be giving some force on this, that force is called रिएक्शन। क्या है रिएक्शन? फोर्स अप्लाइड बाय ऑब्जेक्ट ऑन द एजेंट। क्या बात समझ में आया? नहीं? अब इस फिगर में हम कहेंगे कि ये जो आदमी है ये एजेंट है और ये जो बॉडी है ये ऑब्जेक्ट है। और अगर इन दोनों को मैं अलग करता हूं, अगर मैं कहूं कि ये जो आदमी है, इस आदमी ने और ये ब्लॉक को अगर अलग से मैं देखूं, सॉरी ये ब्लॉक को मैं अलग से अगर देख, अरे ये ब्लॉक को मैं अगर अलग से देखता हूं, अगर ये आदमी इस ब्लॉक के ऊपर दे रहा है 10 न्यूटन फोर्स, तो ये ब्लॉक आदमी के ऊपर कितना दे रहा है? 10 न्यूटन। दिस इज एक्शन, दिस इज रिएक्शन। समझ में आया? तो एजेंट ने जो फोर्स दिया इसके ऊपर वो हो गया एक्शन, ऑब्जेक्ट ने जो फोर्स दिया एजेंट के ऊपर हो गया रिएक्शन। ओके, वो बोल रहे हैं कौन? न्यूटन, कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। ये अगर लेफ्ट को देगा तो वो राइट को देगा। समझ में? ऐसा पॉइंट नंबर 2 हुआ, एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर एक्सटर्नल फोर्सेस। दोनों एक्सटर्नल फोर्स है, उसके ऊपर दिया बाहर से, उसके ऊपर दिया फोर्स, ठीक है ना? दे आर एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है? अच्छा, बाय द लॉ दे आर इक्वल एंड अपोजिट, तो दे मस्ट कैंसिल आउट, लेकिन कैंसिल नहीं हो रहे, डिफरेंट बॉडी पे आ रहे हैं। देखो तो अगर हम कहेंगे यहाँ पे कोई एक ब्लॉक रखा है, इसके ऊपर हमने दिया 10 न्यूटन, इसके ऊपर हमने दिया 10 न्यूटन, विल द फोर्सेस कैंसिल आउट? यस। पर सपोज देयर आर 2 डिफरेंट बॉडीज एंड आप एक के ऊपर देते हो 10 न्यूटन, दूसरे के ऊपर देते हो 10 न्यूटन, क्या ये दोनों फोर्स कैंसिल करेंगे? नहीं, ये तो इसके ऊपर आ रहा है, इसके ऊपर आ रहा है। If 2 equal and opposite forces act on same body, then they cancel out each other. But action and reaction are acting on different bodies. How? Action is on the object, reaction is on the agent. समझ में आ रहा है? How they can cancel out? समझ में आया क्या? तो हम कहेंगे as action
and reaction act on different bodies, they do not cancel out each other. क्यों कैंसिल नहीं करते, समझ में आया? कैंसिल आउट ईच अदर। मैं आप लोगों को कंफ्यूज कर रहा था एट द बिगिनिंग कि एक्शन रिएक्शन व्हाट कैंसिल आउट, अरे हाउ कैन दे कैंसिल, दे आर नॉट एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी। अभी अभी जो केस हम लोग देखे, इसमें एक फोर्स इसके ऊपर आ रहा था, दूसरा इसके ऊपर आ रहा था, विल दिस टू फोर्सेस कैंसिल आउट? नो, नहीं। अच्छा, ये हम देख लिए पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, अच्छा बताओ, पहले एक्शन हुआ कि पहले रिएक्शन हुआ? सेम टाइम। यस, जब हुआ एक्शन तुरंत हो गया रिएक्शन। तो एक्शन एंड रिएक्शन अकर एट सेम टाइम। एक्शन एंड रिएक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। फिर भी कैंसिल नहीं करे, क्यों? बिकॉज दे आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। समझ में आ रहा है? अच्छा अच्छा, ऐसा फॉर सेम टाइम, ये जितने समय के लिए लगेगा वो भी उतने ही समय के लिए लगेगा। समझ में आ रहा है? एक्शन एंड रिएक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली फॉर सेम टाइम। अगर मैं किसी बॉडी के ऊपर एक्शन देता हूं 5 सेकंड के लिए, वो भी मुझे रिएक्शन देगा 5 सेकंड के लिए। समझ में? पॉइंट नंबर 5, अगर कोई बॉडी के ऊपर कोई फोर्स आया कुछ t सेकंड के लिए, तो इसका चेंज इन मोमेंटम होगा, कितना होगा? F इंटू टी। अगर एजेंट के ऊपर जो फोर्स आया वो इधर को है, ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स आएगा उल्टा आएगा। मतलब इसका जितना चेंज इन मोमेंटम होगा उसका उतना ही चेंज इन मोमेंटम होगा, क्योंकि बराबर फोर्स बराबर समय के लिए आ रहे हैं। बट चेंज इन मोमेंटम भी है वेक्टर, आपको इसका चेंज इन मोमेंटम इधर को हुआ तो उसका चेंज इन मोमेंटम इधर को होगा। समझ में आ रहा है? तो क्या रखेंगे? याद रखेंगे, वी नो दैट change in momentum is force into time, as action and reaction are equal and opposite, the agent and ऑब्जेक्ट जस्ट थोड़ा सा इसे लिखेंगे, इक्वल एंड ऑपोजिट, दे प्रोड्यूस इक्वल एंड ऑपोजिट चेंज इन मोमेंटम in the agent and object. समझ में आया? नेक्स्ट, एक्शन एंड रिएक्शन जो है दोनों का नेचर बराबर है। अगर एक्शन है कि एक्शन इज अट्रैक्टिव, तो रिएक्शन कैसे होगा? ऑपोजिट है। क्या होना चाहिए? नो, ये समझ में आना जरूरी। जस्ट पीछे, अगर एक्शन है अट्रैक्टिव तो रिएक्शन कैसे होगा? अट्रैक्टिव। देखो ये दो बच्चे, अगर ये इसको खींच रहा है बाई ये रोप, ये इसको पकड़ के खींच रहा है, तो सोचो तो रस्सी में जो टेंशन है वो इसको खींच रहा है, सेम रस्सी इसको इधर को खींच रहा है, तो व्हेन ही इज अट्रैक्टिंग दिस वन, ये अट्रैक्ट कर रहा है उसको। तो अगर इफ एक्शन इज
attractive in nature, then reaction is also attractive in nature. ये नहीं कि ये उसको अट्रैक्ट कर रहा है उसको रिपेल कर रहा है, ऐसा नहीं है. समझ में आ रहा है? ऑपोजिट सोच के कुछ लोग अट्रैक्शन का ऑपोजिट रिपल्शन बोल देते हैं, जो नहीं होना चाहिए. समझ में आया क्या? क्या लिखेंगे? नेचर ऑफ action and reaction are same. That is, if action is attractive, then reaction is also attractive. Sun pulls earth, sun attracts earth, earth also attracts sun. हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या तुम मुझे पुल कर रहे हो और मैं तुमको पुश कर रहा हूँ? बात नहीं, पुल करोगे तो मैं भी पुल ही करूंगा, है ना? अच्छा, तो हमें एक्शन रिएक्शन के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी अभी आया. अगर हम आपको पूछेंगे कि एक चूहा है, ये चूहा है, प्रैक्टिकली लग रहा है क्या ये चीज? ये चूहा का टेल है, चूहा का टेल को हम हाथी के टेल के साथ बांध दिए, हाथी का टेल के साथ इसको बांध दिए. अब कौन जोर से खींचेगा, चूहा की हाथी? जस्ट थिंक इट. ये जितना जोर से खींचेगा उतनी जोर से खींचेगा. हाथी जितना जोर खींचेगा चूहा उतनी जोर खींचेगा. यस. कैसे पता चला? बिकॉज फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. वैसे मालूम था, आंसर तो बोल दिए, पर जस्टिफाई कर सकते हो? लग रहा है तुमको हाथी जितना जोर खींच रहा है चूहा भी उतनी जोर खींच रहा है. सोचो तो. सपोज दिस इज अ थ्रेड. हम हाथी के थ्री बॉडी डायग्राम करेंगे तो हाथी के ऊपर कुछ फोर्स आ रहा है जिसको हम टेंशन कहेंगे. चूहे के ऊपर टेंशन तो हर जगह बराबर होता है ना, तो ये इसको जितना फोर्स दे रहा है उसको उतना ही फोर्स दे रहा है. समझ में आ रहा है? तो हाथी चूहा दोनों एक दूसरे को बराबर फोर्स में खींच रहे हैं. मतलब आप लोग समझदार हो. ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बताओ. मैं आपको कोई भी अगर एक एक्शन बताऊंगा, एक्शन फोर्स, तो आप उसका रिएक्शन फोर्स बताना. एक्सप्लेन द reaction force. पहला केस, a block sliding on a floor. Experiences a frictional force in opposite direction. Let action is frictional force on block. What is reaction? क्या बता सकते हैं? Any force is action. Every force is action. And for every action there is an equal and opposite reaction. कोई बॉडी स्लाइड कर रहा है, यहाँ पर कोई एक ब्लॉक स्लाइड कर रहा था. जब ये स्लाइड कर रहा था तो इसके ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स आया. कैसे? ऑपोजिट डायरेक्शन में. दैट मींस द फ्रिक्शनल फोर्स वाज समथिंग लाइक दिस. है कि नहीं? ये था फ्रिक्शनल फोर्स. पूछा बताओ, अगर यही फोर्स अगर एक्शन है तो रिएक्शन क्या है? हम कैसे पता किए थे? एक्शन क्या था? फोर्स ऑफ द एजेंट ऑन द ऑब्जेक्ट. रिएक्शन क्या था? फोर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द एजेंट. ये जो फ्रिक्शनल फोर्स इसके ऊपर आया, किसके ऊपर आया? ब्लॉक के ऊपर आया. तो ब्लॉक क्या हुआ? एजेंट की ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हुआ. क्यों आया? क्योंकि इट वाज इन कांटेक्ट विद द फ्लोर. this force is exerted by the floor on the block. That is the action.
देयर मस्ट बी इक्विवेलेंट ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब ये ब्लॉक भी फ्लोर के ऊपर एक फोर्स दे रहा होगा, ये ब्लॉक भी फ्लोर के ऊपर एक ऐसा फ्रिक्शनल फोर्स दे रहा होगा, दे मस्ट बी इक्विवेलेंट ऑपोजिट। अगर ये फ्लोर, मान लो ये फ्लोर नहीं किसी पीस ऑफ पेपर होता, तो जैसे आप इसको ढकेलते तो ये जो पीस ऑफ पेपर, इस फोर्स ये पेपर के ऊपर आ रहा है, क्या पेपर फिसल के आगे नहीं निकल जाता कुछ दूर? है कि नहीं? कौन ले रहा है पेपर को आगे? बिकॉज दिस फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट इन दिस डायरेक्शन। समझ में आ रहा है? तो आप क्या कहोगे यहाँ पर? व्हाट इज द रिएक्शन फोर्स देन? अरे व्हाट इज द रिएक्शन फोर्स? आप कहोगे रिएक्शन फोर्स क्या हो गया अब यहाँ पे? आप कहोगे आंसर हो गया इट इज द फ्रिक्शनल फोर्स। आंसर हो गया इट इज द फ्रिक्शनल फोर्स on the floor due to the block। क्या ये बात समझ में आया? Yes, sir. तो हर फोर्स को हम एक्शन कह सकते हैं और हर एक्शन का देयर इज एन इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन, लेकिन हमें पहचानने के लिए थोड़ा दिमाग होना जरूरी है। जैसे जैसे मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देता हूं। A pendulum is suspended by a thread। यहाँ पर कोई पेंडुलम है, किसी एक थ्रेड से ये झूल रहा है। Let weight of bob, जो झूल रहा है, is the action force। कौन फुसफुसा रहा है? Identify the reaction। नहीं, gravitational force given by the earth। Identify the reaction force। अगर हम कहेंगे कि एक्शन हो गया कौन? द वेट ऑफ द ब्लॉक, तो हमें तुरंत देखना पड़ेगा। अगर वेट के लिए, वेट ऑफ द ब्लॉक के लिए, वेट ऑफ ब्लॉक के लिए, वेट ऑफ द बॉब के लिए अगर हम इसको एक्शन कहते हैं, तो क्या आप मुझे बता सकते हो व्हाट इज द ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज द एजेंट? किसका वेट किसके ऊपर आ रहा है? क्यों आ रहा है? यू सेड इट इज टेंशन, और टेंशन कहेंगे तो क्या टेंशन इसके ऊपर नहीं आ रहा है? टेंशन भी तो इसके ऊपर आ रहा है, ये भी तो आ रहा है, दोनों तो एक ही सेम बॉडी के ऊपर आ रहे हैं। हाँ, इसलिए ग्रेविटी। इक्वल एंड ऑपोजिट होना काफी नहीं है। दो एनी टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एक्शन रिएक्शन पेयर, है ना? तो हम कहेंगे यहाँ पर एक्शन, अगर हम कहेंगे वेट को एक्शन कहेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? बॉब। और ये जो वेट इसका है क्यों है? बिकॉज अर्थ इज पुलिंग। तो एजेंट कौन हो गया? अर्थ। तो रिएक्शन फोर्स कौन देगा? बॉब देगा। किसके ऊपर देगा? ऑन अर्थ। जब ये अर्थ इसको पुल कर रहा है, ये भी अर्थ को पुल कर रहा है, तो ये अर्थ को जो पुल कर रहा है दैट फोर्स, तो आप कहोगे रिएक्शन फोर्स क्या हो गया? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द बॉब। क्या कहेंगे? रिएक्शन क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ बॉब ऑन अर्थ। क्या बात समझ में आ रहा है? फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन प्रोवाइडेड द एक्शन इज बाय द एजेंट ऑन द ऑब्जेक्ट, रिएक्शन इज बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द एजेंट। क्या बात समझ में आ रहा है? अच्छा, सपोज आई गिव यू वन मोर एग्जांपल। One more example. Here is a block
A block is kept on a table. The table gives an upward force on the block, which is called normal reaction. ठीक है, इसको नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं. If normal reaction N, if N is action, identify the reaction. कितना है? क्या होगा? अरे यार, ये होगी आपकी ब्लॉक. टेबल इसके ऊपर एक फोर्स दे रहा है, वेट ऑफ द ब्लॉक. क्या ये दोनों फोर्स इसके ऊपर नहीं आ रहे हैं? एक्शन एंड रिएक्शन सेम बॉडी पे आते हैं क्या? तो फिर गड़बड़ कैसे कर रहे हो आप? बार बार मेन थीम को ही मिस कर रहे हो. एक्शन क्या था? बाय द एजेंट ऑन द ऑब्जेक्ट. रिएक्शन क्या था? बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द एजेंट. ये जो नॉर्मल रिएक्शन इसके ऊपर एन लिखे हैं, कौन दे रहा है? टेबल ऑन द ब्लॉक. Will not the block give a force on the table? Yes, contact force. So that is the normal reaction of the block on the table. Are you getting? तो आप कहोगे, तो सॉल्यूशन में क्या कहेंगे? मान लो कि ये ऐसा रखा होता, अब क्या कहोगे? ये उसके ऊपर एक एक्शन दे रहा है, तो क्या दे रहा है? वो भी इसके ऊपर दे रहा है. Is it the weight? No. So you are confusing with the main theme. ध्यान रहे कि रिएक्शन इज फोर्स बाय द एजेंट ऑन द ऑब्जेक्ट. रिएक्शन इज फोर्स बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द एजेंट. तो आप यहाँ पर क्या कहोगे? अगर एन को आप एक्शन कहोगे, आइडेंटिफाई द रिएक्शन कहोगे, द रिएक्शन फोर्स इज, और द रिएक्शन फोर्स इज द फोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ऑब्जेक्ट, मतलब ब्लॉक. ऑब्जेक्ट ब्लॉक. फोर्स ऑफ ब्लॉक ऑन टेबल. ये टेबल के ऊपर जो फोर्स दे रहा है, ऑन दी टेबल. क्या बात समझ में आया? हाँ, इसका नॉर्मल रिएक्शन, उसका नॉर्मल रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट है. अगर टेबल इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है 20 न्यूटन का, तो ये कितना दे रहा होगा? 20 न्यूटन. दैट इज नॉट द वेट. सपोज हम कहेंगे ये चीज को किसी एक स्प्रिंग से झुला दिए, तो क्या इसका पूरा का पूरा वेट टेबल के ऊपर आएगा? नहीं. बट वेट इज सेम, बट नॉर्मल रिएक्शन इज नॉट इक्वल टू वेट. इट इज समथिंग डिफरेंट. समझ में आ रहा है? कि जरूरी नहीं है कि कॉन्टैक्ट में है तो नॉर्मल रिएक्शन विल बी ऑलवेज इक्वल टू वेट. इट मे बी वेट, मे नॉट बी वेट. But normal reaction and weight are not the action-reaction pair. They may be equal and opposite, but they are not the action-reaction pair. Action-reaction होने के लिए क्या चाहिए? The forces must be accordingly. Action should be by the agent on the object. Reaction should be by the object on the agent. ये चीज को तुम लोग पकड़ नहीं रहे हो, बार बार गलत कर रहे हो. क्या बात समझ में आया? अच्छा, आपको ये भी समझ में आया. नेक्स्ट क्वेश्चन. आप कोई पूछेगा, इन एप्पल ऑफ मास m is hanging from a tree. Find with what force the apple pulls earth.
वो एप्पल अर्थ को पुल कर रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। कितने जोर से? ई हो गई अर्थ, ई हो गया पेड़, ई हो गई एप्पल, मास इसका m है। तो ये अर्थ को कितने फोर्स में खींच रहा है? जितने भी फोर्स में खींच रहा है, अर्थ भी तो उसको उतनी फोर्स में खींच रहा होगा। और अर्थ कितने फोर्स में खींच रहा है? तो ये भी खींच रहा होगा mg में। The force with which the apple is pulling earth, तो आप कहोगे सॉल्यूशन में क्या कहोगे? फोर्स ऑफ apple on earth is equal to force of earth on apple। दैट इज कितना है? समझिए, ये जितना जोर से खींच रहा है उतने जोर से खींच रहा है कि नहीं? तो इसलिए मैं जब तुम लोगों को कभी मारूंगा तो तुम लोगों को रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब मैं मारा मैं रिएक्शन ले चुका हूं। आई गिव एन एक्शन ऑन योर चिक एंड यू इमीडिएटली गिव मी द रिएक्शन। फिर दोबारा मारने की कोई जरूरत पड़ता है क्या? नहीं, तो हो गया, मैं एक्शन दिया, तुम रिएक्शन दे दी। ई पेन सही था, हाथ गंदा हो गया। क्या बात समझ में आ रहा है? अच्छा, ये भी आपको समझ में आया। अच्छा, तो फिर जब वो एप्पल पक जाता है, ये क्यों गिरता है? ये जितना फोर्स दे रहा है ये भी उतना फोर्स, तो इसको उसके पास जाना चाहिए। व्हाई नॉट दी अर्थ गोज टू एप्पल, व्हाई द एप्पल कम्स डाउन टू अर्थ? दोनों के ऊपर बराबर फोर्स आ रहे, क्योंकि एप्पल का मास कम, क्योंकि ये भी मूव करेगा, ये भी मूव करेगा, इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? ये जितना फोर्स है उतना फोर्स है, लेकिन इसका मास तो काफी ज्यादा है। इसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? F/m, जबकि इसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? F/M। कैपिटल M इज सो लार्ज, एक्सीलरेशन इज सो स्मॉल, उससे पहले सड़क से आ जाएगा नीचे। अगर एप्पल की जगह मून गिर जाएगा किसी कारण से, तो अर्थ विल आल्सो मूव, है ना? धरती को माँ कहते हैं, चंदा को मामा कहते हैं, तो रक्षाबंधन हो जाएगा हम लोग का खत्म जिस दिन हो जाएगा, है कि नहीं? तो पता चला कि चांद गिरा इधर से और अर्थ भी उसके तरफ जा रहा है, भाई बहन मिले, हम लोग खत्म, उस दिन छुट्टी, है ना? क्या मालूम हमारे लोग कैसे क्यों बोले धरती को माता, चांद को मामा। नाना को ने मालूम नहीं है, नाना नानी बोलते बाकी सब जो टिमटिमा रहे हैं तारे जैसे, वो सब तुम्हारे नाना नानी दादा दादी सब पुराने हैं, ग्रैंड पेरेंट्स। चलो, इज इट अंडरस्टूड? अच्छा, अब न्यूटन थर्ड लॉ को लेके हम लोग और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉ है, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। स्टेटमेंट क्या कहता है लिखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। इन एब्सेंस ऑफ external unbalanced forces on a system of masses, the total momentum of the system remain conserved in absence of external unbalanced forces। अगर कोई सिस्टम ऑफ मासेस के ऊपर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है, द टोटल मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। कंजर्व्ड का मतलब कांस्टेंट। कहने का मतलब है, जस्ट सिर्फ एग्जांपल के लिए कहेंगे, सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक बॉल है, ये इधर जा रहा था,
यहाँ पर कोई एक दूसरा बॉल है वो इधर आ रहा था, यहाँ पर कोई तीसरा बॉल है इधर आ रहा था. Their masses are say m1, m2 and m3. They were moving with v1, v2 and v3. अब क्या हुआ, वो आपस में टकराए, इसको मारा इसको मारा इसको मारा, एक दूसरे के साथ टकराए. टकराने के बाद सबका डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल गया. अब पता चला कि m1 इधर जाने लगा है, कैसे, v4 में, और m2 कुछ इधर जाने लगा है, क्या स्पीड में, से दिस v5, और m3 कुछ इधर जाने लगा है v6 में. All masses have changed their directions because of the collisions. But if I consider them as a system, बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स तो आया नहीं. अगर मैं इनको सिस्टम मानता हूँ, इनके बीच में जो मारपीट हुआ वो इंटरनल फोर्स हुआ. The reaction forces between them is the internal force. अगर ये बात है तो आप कहोगे total momentum will remain conserved. मतलब टकराव होने से पहले और बाद में मोमेंटम कंजर्व रहेगा. पहले मोमेंटम क्या था, m1 v1 वेक्टर है, m2 v2 वेक्टर है. रिमेंबर, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम विल रिमेन सेम, डायरेक्शन आल्सो. m3 v3 must be equal to m1 v4, m2 v5 and m3 v6. ये सारा वेक्टर को जोड़ो जितना होगा, ये सारा वेक्टर को जोड़ो उतना होगा. टोटल मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व का मतलब हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल मोमेंटम एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ टोटल मोमेंटम रिमेन कंजर्व. क्या बात समझ में आया? I can give you one more example. Suppose I say here was a bomb kept on the floor. I give a little fire. Of course, fire is not an external force, and the bomb explodes, and say the fragments go like the fragments go in different directions. See, ये m1 मास गया v1 स्पीड में, m2 मास गया v2 स्पीड में, m3 मास गया, अब वेलोसिटी दिया गया है, m3 मास गया v3 वेलोसिटी में. और ये टोटल मास कितना था? यू से इट वाज m1 प्लस m2 प्लस m3, ऐसे था मासेस. सो बाय गिविंग फायर यू आर नॉट गिविंग एनी एक्सटर्नल फोर्स. सपोज हम कहेंगे कि पहले रेस्ट में था, मतलब टोटल मोमेंटम क्या था, जीरो. एक्सप्लोजन हुआ, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आया, मतलब टोटल मोमेंटम जीरो रहेगा. इसका मतलब ये हुआ, अगर ये पहले से रेस्ट में था तो आप कहोगे इनिशियल और फाइनल मोमेंटम विल बी इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम. फाइनल मोमेंटम इज m1 v1 plus m2 v2 plus m3 v3. This is the final momentum. Initially it was zero. इनिशियल मोमेंटम क्या था, जीरो. इसका मतलब सम ऑफ ऑल दिस वेक्टर्स विल बी जीरो. अगर दो वेक्टर दिया रहेगा, तीसरा आप निकाल सकते. क्या बात समझ में आ रहा है? हाँ. और अगर हम कहेंगे कि ये बम ऐसे नहीं फटा, मैं इसको फेंका, कोई फायर दिया नहीं, मैं इसको फेंक दिया कुछ v0 वेलोसिटी में, कुछ दूर जाने के बाद मैं रिमोट दबाया और फट गया, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स तो दिया नहीं. तो आप क्या कहोगे, ये सारा मोमेंटम मिलके, क्योंकि फटने से पहले ये जा रहा था क्या मोमेंटम में, m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू v0. तो दिस विल नॉट बी जीरो, इट विल बी m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू v0. क्या बात समझ में आ रहा है? लाइक दैट. तो मोमेंटम कंजर्व है. अब ये इतना इंपॉर्टेंट लॉ होने की बावजूद इसके पीछे किसी साइंटिस्ट का नाम क्यों नहीं? क्योंकि ये लॉ न्यूटन अपनी लॉ की बहाने बता चुके. फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, सब चिल्ला चिल्ला के यही चीज बोल रहे हैं, हम लोग कभी ध्यान से सुने नहीं थे. ठीक है, चलो वेरीफाई करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं. वेरिफिकेशन. लॉ मीन्स समथिंग विच कैनॉट बी प्रूव्ड बट कैन बी वेरीफाइड. फर्स्ट लॉ से, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ, as long as no external force is applied, the center of mass maintains its constant velocity. है कि नहीं? मतलब रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, चल रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी में चलेगा. तो कहता है in absence of external force VCM is a constant. है कि नहीं? अब ये जो VCM है, इसको निकालने का तरीका आपको याद है क्या? It was m1 v1 plus m2 v2 plus so on divided by m1 plus m2
दिस होल थिंग इज ए कांस्टेंट। अब मास इटसेल्फ इज ए कांस्टेंट, तो इसको इधर ले लेंगे तो अब दूसरा कांस्टेंट बन जाएगा। Yes, sir. क्या मतलब बना कि m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 is a constant. So in absence of external force, total momentum is constant. Total momentum is constant. हो गया ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम Yes. है ही नहीं। चलो सेकेंड लॉ से वेरीफाई करते हैं। सेकेंड लॉ क्या बोल रहा है? सेकेंड लॉ बोल रहा है कि the external force acting on the body is equal to rate of change in momentum, or the change in momentum is external force into time. When external force is zero, change in momentum क्या होगा? Zero. That means final momentum minus initial momentum will be zero. मतलब final momentum will be equal to initial momentum. हो गया? Momentum is conserved. सेकेंड लॉ भी तो वही बोल रहा है, बिकॉज द एक्सटर्नल फोर्स इज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम इज एक्सटर्नल फोर्स इनटू टाइम। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो आपको चेंज इन मोमेंटम जीरो है, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब फाइनल मोमेंटम इक्वल इनिशियल मोमेंटम, वही तो कह रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स टोटल मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट, डज नॉट चेंज, जो था वही रहेगा। ठीक है, चलिए न्यूटन थर्ड लॉ से देखते हैं। थर्ड लॉ से इसको वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो आप जानते हो कि द चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। व्हेन टू बॉडीज स्ट्राइक ईच अदर, दे एक्सपीरियंस equal and opposite action reaction forces for same time, and therefore undergo equal and opposite change in momentum. है कि नहीं? दो बॉडी आपस में टकराए, एक का जितना चेंज इन मोमेंटम हुआ दूसरा का इक्वल एंड ऑपोजिट चेंज इन मोमेंटम हुआ। टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ? इसका चेंज इन मोमेंटम प्लस उसका चेंज इन मोमेंटम, जोड़ो तो जीरो, बिकॉज दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट। सो total change in momentum of the system is zero, क्योंकि दोनों का चेंज इन मोमेंटम वेक्टर से और इक्वल एंड ऑपोजिट है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. है ना? तो तीनों लॉ से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वेरीफाई हो सकता है। क्या बात समझ में आया? Yes, sir. आप लोग लिखो इसको जो लिखना है, ये स्टार्ट लास्ट वाला बहुत जरूरी है। लिख दिए? घर जाके लिखो। आया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझ में आया? ठीक है, मोटर बंद करिए, बंद कर दिया। चलिए अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस, ठीक है? क्वेश्चन क्या है? ए ब्लॉक of 6 kg
moving with 8 meter per second strikes and sticks to a block of 4 kg at rest. 4 kg at rest. Find final speed of combination. Verify that the two blocks have equal and opposite change in momentum. वेरीफाई करना है कि दोनों ब्लॉक का मोमेंटम बदल गया, दोनों का चेंज इन मोमेंटम हुआ, इक्वल एंड अपोजिट, हमें वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है। तो 6 kg का ब्लॉक 8 मीटर पर सेकंड में जा रहा था। ये है कोई 6 kg का ब्लॉक जो कि जा रहा था 8 मीटर पर सेकंड में। वो जाके टकराया किसी दूसरे ब्लॉक, खामोखा टकराया, ये बेचारा रेस्ट में था 4 kg के ब्लॉक। लेकिन टकराने के बाद क्या हुआ, ये उसके साथ चिपक गया, तो दोनों चिपके हुए चलने लगे। कौन? 6 और 4, मतलब ये 10 kg है। ऑब्वियस है कि ये जो अरेंजमेंट है ये चलने लगेगा। पूछा है क्या स्पीड में जाएगा, बताओ। तो आप क्या कहोगे कि ये जो दो ब्लॉक है, अगर इनको मैं सिस्टम मान लेता हूँ, उनके बीच में जो मारपीट हुआ वो इंटरनल फोर्स हो गया, बाहर से तो कोई फोर्स नहीं है। तो आप कहोगे considering the two blocks as a system, the interactive force between them, interactive force between them is an internal force। ये चीज समझ में आना जरूरी है। तुम लोग आंसर के पीछे भागते हो। हम ये जब दोनों टकराएंगे, 6 kg के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स आएगा, इंटरनल फोर्स आएगा, वही तो गड़बड़, तुम लोग सुन नहीं रहे हो। 6 kg के ऊपर फोर्स दिया कौन? 4 kg। 6 kg के अंदर था कि बाहर था? 4 kg 6 kg के अंदर था कि बाहर था? तो जो फोर्स दिया वो एक्सटर्नल फोर्स है। 6 kg 4 के ऊपर क्या, 4 kg के ऊपर क्या दिया? इंटरनल फोर्स के एक्सटर्नल फोर्स। 6 kg 4 kg के बाहर था, ये भी उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स दिया, दोनों के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स आया है। हम तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तब लगाते हैं जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, जबकि इसके ऊपर भी एक्सटर्नल फोर्स है, उसके ऊपर भी एक्सटर्नल फोर्स है। मतलब ना इसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा ना इसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा, दोनों का मोमेंटम बदलेगा। तो हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर? सोचने की बात है। If I consider the two blocks as a system, इसको अगर मैं एक सिस्टम मान लेता हूँ, है ना, तो फिर ये जो फोर्स देगा वो सिस्टम के अंदर की फोर्स हो गया, इंटरनल फोर्स हो गया। और रियल स्टेटमेंट को पकड़ो, नहीं किसी राह चलती लड़की को कुछ बोल दोगे तो 2 थप्पड़ लगाएगा, बिकॉज शी इज नॉट योर इन योर फैमिली। नहीं, अगर तुम बोले कि चलो आज से हम लोग भाई बहन बन गए, नाउ वी बिलोंग टू सेम फैमिली, उसके बाद 2 थप्पड़ मारोगे भी तो कुछ नहीं बोले, क्योंकि नाउ इट इज ए इंटरनल फोर्स, है कि नहीं? ये बात है। अब हम कहेंगे कि ये इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है, इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है, बट कंसीडरिंग द टू ब्लॉक्स एज ए सिस्टम, द इंटरैक्टिव फोर्स बिटवीन देम इज एन इंटरनल फोर्स। तब दोनों के बीच में जो फोर्स होगा उसको इंटरनल फोर्स कहेंगे। फिर एज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स on the system, as no external force acts on the system, the किसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा?
6 kg का कि 4 kg का कि सिस्टम का? सिस्टम का। 6 kg का बदल जाएगा, 4 kg का बदल जाएगा, पर सिस्टम का मोमेंटम वही रहेगा। द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कंजर्व्ड, ऑफ सिस्टम रिमेन कंजर्व्ड। मतलब आप कहोगे इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, है कि नहीं? अब अगर हम कहेंगे इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मतलब पहले जो मोमेंटम था, अब जो मोमेंटम है, ये दोनों बराबर होंगे। पहले क्या मोमेंटम था? 6 kg का था, 6 × 8, और 4 kg का क्या था? रेस्ट में था। अब क्या है? 10 × v। क्या यहां से मुझे मिल गया v का वैल्यू? यस, 48/10 इज 4.8 मीटर पर सेकेंड। Combination will move with the speed of 4.8 meter per second. But the question doesn't end here. बोलता है कि ठीक है, आप जो बोले तो सही है, लेकिन वेरीफाई, प्रूफ करो कि they are undergoing equal and opposite change in momentum। कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है। Verify that the two blocks have equal and opposite change in momentum। चलिए देखते हैं, क्या 6 kg का मोमेंटम बदल गया? हाँ बदल गया, क्योंकि पहले तो हो जा रहा था 8 में, अब जा रहा है 4.8 में। 4 kg पहले चुपचाप था, अभी जा रहा है। दोनों का चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं। पार्ट बी की बात कर रहे हैं। डेल्टा पी फॉर 6 kg क्या कहेंगे? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कितना था भाई? 6 × 4.8, क्योंकि बाद में ये कितना स्पीड में जा रहा था? 4.8 में। माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या था? 6 × 8। अगर हम इसको भी आई कैप, इसको भी आई कैप कहेंगे तो ये क्या आ जाएगा? देखो तो इट इज कमिंग आउट टू बी 4.8, मतलब ये हो गया 3.2 × 6 इज 18, 19.2 माइनस kg मीटर पर सेकेंड। आई कैप को अगर ये वाला भी आई कैप है, कौन? आई कैप मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। चलो हम ये टुवर्ड्स राइट को हम लेते हैं पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, मतलब किधर को? टुवर्ड्स लेफ्ट। किसका चेंज इन मोमेंटम? 6 kg का। आई कैप का मतलब समझ में आ रहा है ना? आई कैप मतलब टुवर्ड्स राइट, जे कैप मतलब अपवर्ड, ऐसे करके। बस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? yes, हाँ, तो बताओ डेल्टा पी फॉर 4 kg इसका फाइनल मोमेंटम कितना है? 4 × 4.8 माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या था? वो तो रखा था। इज इट नॉट कमिंग आउट टू बी 19.2? पॉजिटिव है आई के kg मीटर पर सेकेंड, तो दोनों का चेंज इन मोमेंटम बराबर आया। yes. इसका जितना चेंज इन मोमेंटम हुआ उसका उतना ही चेंज इन मोमेंटम हुआ, लेकिन इसका हुआ टुवर्ड्स लेफ्ट, इसका हुआ टुवर्ड्स राइट। दे हैव इक्वल एंड अपोजिट चेंज इन मोमेंटम, दैट्स व्हाई द टोटल चेंज इन मोमेंटम इज 0। समझ में आ रहा है? इज इट अंडरस्टूड? Yes, sir. आंसर निकालने में हड़बड़ी करते हो, लेकिन समझ में आना चाहिए कि हर एक ब्लॉक का मोमेंटम बदल रहा है, लेकिन सिस्टम का मोमेंटम नहीं बदल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन। A bump of 5 kg sliding on a smooth floor with 4 meter per second explodes. A 2 kg part goes backward with 10 meter per second. Find speed of rest
3 kg। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। कोई एक ब्लॉक बम था जो 5 kg का है, ये था वो बम, और ये बम किसी एक स्मूथ फ्लोर पे जा रहा था। 5 kg का बम था और ये जा रहा था कितने में? 4 मीटर पर सेकेंड में। एक्सप्लोजन हुआ। एक्सप्लोजन होने के बाद इसका एक टुकड़ा जो कि 2 kg का है वो पीछे भागने लगा। क्या स्पीड में? 10 मीटर पर सेकेंड में। 40/3 मीटर। अब जो 3 kg का पार्ट रह गया, बताओ, ये 3 kg पार्ट तो रुका नहीं होगा, ये कुछ स्पीड में गया होगा। कितना स्पीड में जाएगा? यू हैव टू सी दैट ड्यूरिंग एक्सप्लोजन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम। ये बिफोर एक्सप्लोजन है, ये आफ्टर एक्सप्लोजन है। ड्यूरिंग एक्सप्लोजन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स, तो आपको हो गए वो स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा। ड्यूरिंग एक्सप्लोजन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम, so the momentum has to be conserved. During explosion no external force acts, तो आपको होगी कि इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम हो गया 5 × 4, हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं। बाद में क्या लिखेंगे? 2 kg के लिए पॉजिटिव लिखेंगे कि नेगेटिव? नेगेटिव, क्योंकि उल्टा जा रहा है। प्लस 3 × v, यहाँ से पता चल गया v का वैल्यू कितना है? 20 + 20 इज 40/3। 40/3 मीटर पर सेकेंड। क्या बात समझ में आया? यस सर। ऐसा क्वेश्चन तुम लोग कर सकते हो, यस है ना? सिंपल है, सिंपल है। तो ठीक है, मैं थोड़ा घुमाता हूँ इसको। ठीक है, a car and a truck moving in opposite directions with same speed strike each other। इधर से ट्रक आ रहा था, इधर से कार जा रहा था। ये था आपका इनोवा और ये था आपका क्या, ये बड़ा वाला ट्रक। ये दोनों एक दूसरे को मारते हैं। तो आपको बताना ये है कि दोनों का तो मोमेंटम बदलेगा, ये दोनों टकराएंगे। Whose change in momentum will be more? The same. Yes, ये समझ में आना चाहिए। Who change in momentum is more? तो आप क्या कहोगे? आंसर क्या लिखोगे? जब टकराव हुआ, ये इसके ऊपर जितना फोर्स देगा, ये उसके ऊपर उतना ही फोर्स देगा। कौन बोला? न्यूटन थर्ड। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन। ये जितनी समय के लिए देगा उतने ही समय के लिए देगा। तो दे अप्लाई इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस ऑन टू ईच अदर फॉर इक्वल टाइम, सो अंडरगो इक्वल एंड ऑपोजिट चेंज इन मोमेंटम। तो इस स्टेटमेंट को लिखना है कि क्या लिखना है? ड्यूरिंग कोलिजन दे एक्सर्ट इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस ऑन टू ईच अदर फॉर सेम टाइम। तो जो चेंज इन मोमेंटम है वो बराबर होगा सेम फॉर बोथ। क्या बात समझ में आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन देखें। हियर इज ए बोट। अब ये बोट का मास है 200 kg और यहाँ से है कोई छोटा बच्चा जिसका मास है 40 kg। ये 40 kg का लड़का बोट के ऊपर भागने लगेगा। जब ये बोट के ऊपर भागने लगेगा, डू यू थिंक द बोट विल रिमेन सेम स्टेशनरी और मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड? क्या होगा? बैकवर्ड जाएगा। इफ द बॉय कितना है? 40 kg का, runs on the boat, runs on the boat with 2 meter
पर सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू बोट। मतलब बोट पे कोई बैठा है तो दिखेगा कि 2 मीटर पर सेकेंड में दौड़ रहा है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ बोट। ये आदमी बोट के ऊपर दौड़ने लगा, क्या स्पीड में? 2 मीटर पर सेकेंड में। जब ये कैसे दौड़ा 2 मीटर पर सेकेंड में? विथ रेस्पेक्ट टू बोट, मतलब यहाँ पे कोई बैठा है तो उसको दिखेगा कि ये 2 मीटर पर सेकेंड में दौड़ रहा है। तो बोट किधर चलेगा, आगे की तरफ कि पीछे की तरफ भी डूब जाएगा? पीछे की तरफ आएगा। पीछे की तरफ। कितना स्पीड में जाएगा ये पता करना है। लेट v इज वेलोसिटी ऑफ बोट। तो आप क्या कहोगे? वेलोसिटी ऑफ बॉय क्या होगा? वो तो बोट के ऊपर दौड़ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड में और बोट पीछे आ रहा है v में, तो बॉय का उधर का वेलोसिटी क्या हो गया? 2 माइनस v। तो आप कहोगे the boy is running or moving with a velocity 2 minus v and the boat is moving backward with speed v। और अगर ये दोनों को लेके हम सिस्टम बनाते हैं तो बाहर से तो कोई फोर्स आया नहीं, मोमेंटम हैज टू बी कंजर्व्ड, है कि नहीं? तो as no external force acts on the system, as no external force acts on system of boat and boy, आप कहोगे इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, है कि नहीं? फाइनल मोमेंटम क्या है? लड़के का है 40 kg, क्या स्पीड में जा रहा है? 2 माइनस v में। उसको पॉजिटिव लेंगे, इसको नेगेटिव लेंगे क्योंकि उल्टा जा रहा है ना। सो इट इज 200 into v, दैट होल थिंग शुड बी इक्वल टू 0। क्या यहाँ से हम v नहीं निकाल सकते? यस, v कैन बी फाउंड। बस समझने वाली बात ये था कि अगर लड़के का वेलोसिटी 2 है, बोट का वेलोसिटी v है, तो लड़के का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज कमिंग आउट टू बी 2 माइनस v। सर वो बोट का वेट में वो बॉय का वेट ऐड नहीं हुआ क्योंकि वो एक ही बॉडी में है। हाँ तो इसलिए तो लिए सर, तो हम तो लिए कि लड़का का क्या वेलोसिटी हुआ? 2 माइनस v। बोट का भी, लड़का इधर जा रहा है, बोट इधर जा रहा है। सर टोटल मास 240 kg नहीं हुआ क्या? 240 लेंगे तो उसका वेलोसिटी क्या है 240 kg का? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ 240 kg? समझ में आ रहा है? आप कहोगे 240 kg का वेलोसिटी इधर को v है और 40 kg का इधर को 2 है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। लड़के का वेलोसिटी देख लो, बोट का देख लो, है कि नहीं? हम कहेंगे लड़के का वेलोसिटी है, ये इधर जा रहा है 2 में, बोट आ रहा है v में, तो उसका स्पीड क्या हो गया? 2 माइनस v। 40 इंटू 2 माइनस v इज इक्वल टू 200 इंटू v। अगर आप कहोगे 240 इंटू v, देन आप कहोगे 40 इंटू 2। समझ में आ रहा है क्या? एक ही बात हुआ नहीं, इधर उधर से जाके लिखो तो। क्या आपको ये चीज समझ में आया? थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है कि इजी लग रहा है? इजी है, ठीक है। यहां पर कोई एक मास है, ये जा रहा है v1 स्पीड में, यहाँ पर दूसरे मास है, ये आ रहा है v2 स्पीड में। अब ये दोनों टकराएंगे और चिपक जाएंगे। Two masses strike and stick to each other. The combination will move in the direction of block having choice दे रहा है, greater mass, greater
greater speed, greater kinetic energy, greater momentum. Greater speed. आपको समझना है, यहाँ पर बताना है कि दोनों अगर स्ट्राइक करते हैं और स्टिक कर जाते हैं, फिर दोनों चलेंगे किस डायरेक्शन में चलेंगे? बोले वो चलेंगे जिसका मास ज्यादा था उसके डायरेक्शन में। अगर m1 m2 से बड़ा है तो m1 के डायरेक्शन में जाएंगे, जिसका ज्यादा वेलोसिटी था उसके डायरेक्शन में, कि जिसका ज्यादा काइनेटिक एनर्जी था उसके डायरेक्शन में, कि जिसका ज्यादा मोमेंटम था उसके डायरेक्शन में। अब सोचना है आपको, जो हैवी मास है उसका डायरेक्शन में चलेंगे, कि ज्यादा स्पीड वाला उसके डायरेक्शन में चलेंगे, कि ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाला उसके डायरेक्शन में चलेंगे, या फिर जिसका ज्यादा मोमेंटम है उसका डायरेक्शन में चलेंगे। ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी पहला आंसर आया। एनी अदर आंसर? थिंको सोचो। अच्छा सोचो, क्या इसमें जब दोनों टकराएंगे और स्टिक कर जाएंगे एक दूसरे को तो मोमेंटम कंजर्व होगा? बाहर से कोई फोर्स नहीं आया, उनके बीच में जो मारपीट हुआ इंटरनल फोर्स था, मोमेंटम तो कंजर्व होगा। मोमेंटम कंजर्व होगा मतलब पहले जो मोमेंटम था बाद में भी वही मोमेंटम रहेगा। पहले अगर इसका मोमेंटम ज्यादा था, इसका मोमेंटम कम था, तो पहले टोटल मोमेंटम किधर था, कितना था, किस डायरेक्शन में था? टुवर्ड्स राइट और टोटल लेफ्ट। इसका मोमेंटम ज्यादा है, इसका मोमेंटम कम है, तो टोटल मोमेंटम कौन सा डायरेक्शन में है? दिस माइनस दिस करेंगे ना, तो इधर को है, तो फाइनली दोनों इधर को ही तो जाएंगे। That means finally the body will move in the direction of the block, the combination will move in the direction of the block having greater momentum। जिसका मोमेंटम ज्यादा है उसी की डायरेक्शन में जाएंगे, तभी तो मोमेंटम कंजर्व होगा, क्योंकि इनका जो इनिशियल मोमेंटम है दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी हैविंग ग्रेटर मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम भी तो वही होगा। फाइनल मोमेंटम विल बी इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, मींस दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा, डायरेक्शन भी बराबर होगा। टकराव होने से पहले जो मोमेंटम था बाद में वो मोमेंटम है, मतलब पहले मोमेंटम का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, बाद में मोमेंटम का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बराबर होगा। पहले मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या था कि इसका मोमेंटम माइनस बड़ा माइनस छोटा, मतलब जिसका मोमेंटम बड़ा था उसी का डायरेक्शन था टोटल मोमेंटम का। अगर कहेंगे कि इसका मोमेंटम ज्यादा था तो टोटल मोमेंटम किस डायरेक्शन में था? इधर को। कॉम्बिनेशन विल मूव लाइक दिस, क्योंकि मोमेंटम का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को बरकरार रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? The combination will move in the direction of block having greater momentum। जिसका मोमेंटम ज्यादा है उसकी डायरेक्शन में दोनों जाएंगे। क्या बात समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा भी स्पीड में पढ़ाया, तुम लोग समझ में तो आया? हाँ, क्योंकि नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ आवर दैट फ्लूइड्स, प्रेशर, डेंसिटी वगैरह वो सब है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको सोच के आंसर बताना है। Here was a man, ये आपको सोच के आंसर बताना है, बताने वाले को प्राइज मिलेगा। ये मैन का मास है से m, और इसके हाथ में था एक बॉल जिसका मास है m। क्या करता है ये आदमी बॉल फेंकता है वॉल पे, थ्रो द बॉल ऑन टू द वॉल। अब क्या हुआ सेकेंड स्टेज में? सेकेंड स्टेज में आपने देखा कि ये बॉल को फेंक चुका है। नाउ बॉल इज नॉट इन हिज हैंड एनीमोर, द बॉल इज मूविंग। ये हाथ इसका खाली हो गया और बॉल भाग रहा है 20 स्पीड में, जाके बॉल को टकराएगा। ये था स्टेप 1। और ये बॉल जब गया टकराया और वापस आया, ये भी 20 स्पीड में ही वापस आया। चलो मानते हैं ये बॉल था, पहले तो खड़ा था और यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शनल फोर्स 0 है, देयर इज नो फ्रिक्शन, स्मूथ सरफेस।
स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है। अब जब ये बॉल को फेंका, बॉल गया, वापस आया, तो आप क्या कहोगे? ये बॉल को फिर से वापस कैच करेगा। व्हाट विल बी फाइनल वेलोसिटी ऑफ द मैन? अरे अगर कोई मान लो बड़ा सा ब्लॉक रखा है, आप उसको जोर से धक्का दोगे, हो जाएगा, वॉल पे टकराएगा, आके वापस आपको धक्का देगा, गिरोगे ही नहीं गिरोगे पीछे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन समझो। द मैन throws the ball and catches it back as it rebounds from wall. Find final speed of man. फाइनल स्पीड ऑफ मैन, आदमी का फाइनल स्पीड क्या होगा? तो कहने का मतलब है, ये जो क्वेश्चनर है वो जानते हैं कि आदमी जब बॉल को पकड़ लिया, फिर से पकड़ के ये आदमी, बाद में जो आदमी पकड़ लिया इसको, तो आप कहोगे ये पकड़ने के बाद ये आदमी अब भागेगा क्या स्पीड में? क्या बात समझ में आया? v स्पीड में बॉल को फेंका था, v इज गिवन, करीम समझिए, पहुंची, हाँ समझिए, जब सोच हमारे बस आगे समझिए, सर से पहुंची, आगे समझिए, मुख्य भी देखो जी, आगे समझिए। हाँ तो क्या हो गया इसमें? ये v स्पीड में फेंका था, तो आपको योर आंसर मस्ट बी, ये पूछा है व्हाट विल बी फाइनल स्पीड, पूछा है फाइनल स्पीड v डैश, वो क्या है? क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? आदमी चुपचाप खड़ा था, उसका दिमाग में क्या आया, क्या मालूम, बॉल को फेंका, बॉल गया v स्पीड में, टकराया, वापस आया, फिर ये बॉल को कैच किया। क्या है, आदमी जब बॉल को फेंका होगा, आदमी ऐसे स्टेशनरी बैठा होगा? सोचो तो, फीलिंग नहीं आ रहा है। अगर आप इस बॉल को फेंकोगे, फेंकने से पहले मोमेंटम जीरो था ना, तो फेंक दिए तो इधर गया, तो इसको तो इधर जाना जरूरी है। कोई ब्लॉक रखा है, आप तो जोर से धक्का दे दोगे, अभी पीछे की तरफ पुश हो जाओगे, नहीं हो जाओगे? इसका मतलब अभी ये आदमी जा रहा था पीछे कुछ स्पीड में, धीरे धीरे, फिर बॉल वापस आया और ये कैच किया, फिर दोनों मिलके जाने लगे। पूछा व्हाट इज द फाइनल स्पीड ऑफ द मैन विद द बॉल। क्या बात समझ में आ रहा है? यह आदमी जब बॉल को पकड़ेगा, बाद में क्या स्पीड में जाएगा, इसका आंसर आपको चैनल में देना है। कर सकते हो? आंसर बताओ, देखते हैं कौन इसका स्मार्ट आंसर दे सकता है। यू आर ऑल स्मार्ट पीपल, यू कैन डू। ये मत सोचना कि बॉल पहले छोटा था बाद में बड़ा कैसे हो गया, सेम बॉल है। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।